जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवदीप सर के साथ जियोग्राफी के इस सेशन में। और आज की इस जियोग्राफी में हम लोग समझने वाले हैं भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को। भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में हमने हिमालय के विस्तार को पढ़ने की शुरुआत ही की थी कि काराकोरम को हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा था। अब काराकोरम के बाद हम लोग आगे चल करके सभी पर्वत चोटियों को जानेंगे। आप सभी से एक विनम्र निवेदन यह है कि अपने धार्मिक और अपने क्षेत्रीय अभिवादन की जगह अगर आप जय हिंद लिखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म, आपके मानने के बिलीफ और आपके फेथ सबसे ऊपर अगर एक कोई चीज है तो वो है भारत। जय हिंद लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग भारत के अंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला को डिस्कस कर रहे थे। काराकोरम में हम लोगों ने चर्चा के दौरान यह भी जाना था कि कैसे भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने अंततः काराकोरम के उस हिस्से पर कब्जा किया जिसे सियाचिन कहा जाता है। सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, और उसका नाम है सियाचिन से निकलने वाली नदी का नुब्रा नदी। नुब्रा श्योक में जाके मिल जाती है और श्योक नदी जो है वो अंततः जाकर के फिर मिल जाती है सिंधु नदी में। तो इंडस की एक सहायक है। रिवर सिस्टम जब आपको पढ़ाएंगे तो रिवर सिस्टम में आपको काफी कुछ डिटेल में बताएंगे। अब देखो दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे चलते हुए हम अपने इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला को तो समझे। काराकोरम रेंज की एक बात और बता देता हूं। काराकोरम रेंज ये जो पूरी की पूरी है, इसका ये वाला हिस्सा अक्साई चीन में है। कहां है ये? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं अक्साई चीन में। दूसरा वाला हिस्सा है जो ये देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे गिलगितस्तान कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये गिलगिट है और गिलगिट के साथ साथ इसे बाल्टिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से मशहूर है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में एक चोटी है जिसे कहा जाता है केटू। देखो दोस्तों, गिलगिट में जो माउंट केटू नाम की चोटी है, ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नंबर में दूसरे नंबर पर आती है। माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कौन सी है? माउंट केटू, और इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के हिस्से में सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सबसे पहले ये ऑप्शन देखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू क्या ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में माउंट केटू है तो आपको केटू ही टिक मारना है, लेकिन अगर केटू नहीं है तो फिर कंचनजंगा को टिक मारना है। याद रखिएगा। केटू के बारे में आपको यह बता दूं कि केटू पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, परंतु वह कश्मीर का हिस्सा है जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है। तो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऑप्शन में केटू है तो केटू पर ही टिक लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कंचनजंगा पर टिक लगा दीजिए। ठीक है ना? पर केटू को पहले सर्च करना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, इट इज द हाइजेस्ट पीक इन इंडिया। हाइजेस्ट पीक इन इंडिया, और हाइजेस्ट पीक इन इंडिया है माउंट केटू। माउंट केटू की जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। तो यह आप चाहो तो लिख भी सकते हो अपने कॉपी पर, या लिखा लिखाया आपको मिल भी जाएगा। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इतनी ऊंचाई पर यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट एवरेस्ट दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना? अब अगर मान लीजिए केटू ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर केटू अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका दूसरा ऑप्शन बनता है कंचनजंगा। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, कंचन जंगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां है तो यह भी याद रखिएगा, कंचनजंगा चोटी भारत राज्य के सिक्किम में है, और सिक्किम में कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह भी याद रखिए 8,586 मीटर ऊंची चोटी है ये। हालांकि कंचनजंगा की स्पेलिंग अगर आप गुरखा भाषा में देखेंगे
तो KANCHENZONDGA कंचनजोंगा होती है, पर ठीक है, इसको हिंदी में हम कंचनजंगा ही पढ़ते हैं, तो कंचनजंगा हमारे लिए ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा होशियार हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि सर अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो, अरे सरदारों, मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर K2 है तो तुम्हें दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है कि कंचनजंगा है या नहीं है। अगर K2 नहीं है तो कंचनजंगा पे टिक मारना। क्या इतनी सी बात समझने में आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन होंगे तो किसको सही टिक करना है? क्या कहा जाए बताइए हमारे इतने काबिल स्टूडेंट्स को। खैर, काराकोरम के बारे में और भी बता देता हूं। काराकोरम हिमालय के उत्तर पश्चिम और साथ ही साथ दक्षिण में स्थित है। अच्छा, हिमालय के उत्तर पश्चिम और दक्षिण कहने का मतलब ये देखिए, ये हिमालय का नॉर्थ वेस्ट एरिया से लेकर के हिमालय का जो साउथ का एरिया काराकोरम का है वहां तक स्थित है। काराकोरम एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो भारत, पाकिस्तान और अक्साई चीन वाले क्षेत्र में है, फंसा हुआ है ये। क्या किया जाए, है ना? समस्या तो है। सियाचिन ग्लेशियर कहां है? सियाचिन ग्लेशियर और बायोफो ग्लेशियर ये दोनों इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे ही है। काराकोरम की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भी यहीं पर स्थित है। एक बात और बता दूं आपको, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किसका विस्तार है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदुकुश इज द एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज, है ना? यह पूछा जाता है कि हिंदुकुश किस श्रृंखला का विस्तार है, तो आप याद रखिएगा यह काराकोरम रेंज का ही विस्तार है। काराकोरम रेंज का विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जब हम लद्दाख रेंज की चर्चा करते हैं तो लद्दाख रेंज की चर्चा करते हुए हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कैलाश पर्वत किसका विस्तार है? तो लद्दाख का ही जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन का नाम है कैलाश रेंज या कैलाश पर्वत। कैलाश वैसे रेंज नहीं है, कैलाश एक माउंटेन है, एक पर्वत है, कई सारे पर्वत नहीं है, सिर्फ एक ही है ये, तो कैलाश माउंटेन कह सकते हैं। अच्छा, ये जो बार बार माउंट K2, माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ आता है ना, वो माउंट का मतलब माउंटेन ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि माउंट का मतलब क्या होता है। माउंट का मतलब माउंटेन, सिंपल, कोई और उसमें लॉजिक नहीं है। तो कैलाश माउंटेन लद्दाख का ही हिस्सा है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं, लद्दाख का जो हिस्सा है ना, लद्दाख का हिस्सा एक मरुस्थल भी है। और मैं आपको हमेशा जब जियोग्राफी पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि मरुस्थल का मतलब ये नहीं जहां पे रेत हो, मरुस्थल का मतलब ये जहां पानी कम बरसता हो। अगर साल भर में 15 सेंटीमीटर से कम बारिश किसी जगह पर होती हो तो वो एरिया मरुस्थल बन जाएगा। मॉनसून टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सेंटीमीटर में बारिश को कैसे मापते हैं, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखिए कि 15 सेंटीमीटर से कम बारिश अगर किसी जगह पर हो रही है तो वो जगह मरुस्थल बन जाएगी, वहां जमीन बंजर हो जाएगी, उस जमीन पर कुछ भी नहीं उगेगा। ठीक है, तो कैलाश पर्वत लद्दाख रेंज का हिस्सा जरूर है, लेकिन आप देखिए कि कैलाश पर्वत लद्दाख रेंज से सुदूर स्थित है यहां, और कैलाश की जो लोकेशन है, कैलाश की लोकेशन है तिब्बत में। कहां है कैलाश? कैलाश माउंटेन इस समय पर तिब्बत के एरिया में मौजूद है। और तिब्बत किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तिब्बत में कौन प्रशासक है? चीन, चाइना। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसमें कुछ और रिलेटेड फैक्ट बता देता हूं, और कुछ और जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर, इंडस रिवर या जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, ये सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो यहां लद्दाख और जंस्कर, ये पॉइंट याद रखिएगा, लद्दाख व जंस्कर के बीच से होकर के बहती है सिंधु नदी, बिटवीन लद्दाख है जंस्कर, ये पूछा गया है।
परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन पे ध्यान देते रहना है। और जब ये फिजियोग्राफी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो इसके ऊपर आपको 15 मिनट तक एक क्विज भी करवाएंगे, जिसमें 50-60 पुराने वर्षों के पूछे हुए प्रश्न होंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा इस बात की, मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब लद्दाख वाला जो एरिया है ना, लद्दाख वाला एरिया वास्तव में एक मरुस्थल ही है। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लद्दाख वास्तव में है क्या। तो लद्दाख एक तरीके का पठारी क्षेत्र है। लद्दाख लद्दाख क्या है तो याद रखिएगा, लद्दाख एक प्लेटो एरिया है। प्लेटो एरिया कहने का मतलब लद्दाख एक पठारी क्षेत्र है। और ये जो लद्दाख एक पठारी क्षेत्र है, ये मरुस्थल है बेसिकली। भारत में ना दो मरुस्थल हैं। हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि थार मरुस्थल भारत का मरुस्थल है। थार तो है ही, थार के अलावा एक लद्दाख भी है। और आपको पता है दोनों चीजें, एक तो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, और दूसरा लद्दाख है, लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। तो भारत में दो डेजर्ट पाए जाते हैं। भारत में लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट और भारत में थार इज अ हॉट डेजर्ट। तो क्लियर हो गया ना। तो लद्दाख ये प्लेटो एरिया है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि एक ठंडा मरुस्थल भी है। आजकल लद्दाख न्यूज में भी है, और लद्दाख न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि लद्दाख में पहले लगभग 4 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, जिससे इनका जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर प्रतिनिधित्व हुआ करता था। वो 4 विधानसभा की सीटें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जा चुकी हैं। जम्मू एवं कश्मीर का जब पुनर्गठन हुआ 2019 में 31 अक्टूबर को, लद्दाख के अंदर से जितनी भी विधानसभा की सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया, और अब सिर्फ केवल और केवल एक ही लोकसभा की सीट है, और वह भी बीजेपी के हाथ में है। तो लोकसभा की वह सीट जो इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ पर है, उसी के ऊपर वहां के एक बहुत फेमस व्यक्ति जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक के अपने एक धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कहां पर थे? हम थे लद्दाख रेंज में। लद्दाख का रेंज पहाड़ जरूर है, लेकिन लद्दाख पूरी तरह से एक ठंडा मरुस्थल है। यहां बारिश वारिश कुछ खास नहीं होती, जितना कुछ होती है वो सभी जाके झीलों में भरा हुआ है। जैसे आपसे कोई पूछे कि ये बताइए लद्दाख के रेंज में या लद्दाख के पठारी क्षेत्र में आपको कौन कौन सी झीलें मिलती हैं, तो लद्दाख के पठारी क्षेत्र में आपको एक झील मिलती है जिसका नाम है पेंगोंग सो लेक। आपने नाम सुना है इसका? पेंगोंग सो लेक, ये भी काफी चर्चा में रही थी। पेंगोंग सो झील, और यह काफी चर्चा में इसलिए भी रही क्योंकि चीन और भारत की सेनाओं के बीच यहां पर झड़प हुई थी। सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, है ना। तो पेंगोंग सो जो है ना, पेंगोंग सो ये एक ऐसी झील है कि जो झील भारत एवं चीन के बॉर्डर पर है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। और भारत एवं चीन के उस बॉर्डर को एकदम क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में सीमा एकदम क्लियर नहीं है। भारत और चीन के बीच की सीमा को एलएसी कहते हैं। हालांकि भारत उसके पार अपना दावा करता है और चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। इस तरह से चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की विस्तारवादी नीति के हिसाब से चीन का 14 देशों के साथ बॉर्डर है, 14 देशों के साथ चीन की सीमाएं लगती हैं, और 14 के 14 देशों के साथ उसका सीमा विवाद भी है। तो हो सकता है कि आप ये समझें कि भारत की तरफ से गलती हो, लेकिन क्या 13 और देश जो चीन के साथ अपना बॉर्डर बना करके रखे हुए हैं, उन 13 के 13 देशों की भी गलती है? अगर 14 लोग किसी एक व्यक्ति से झगड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति में खराबी हो सकती है जो ऑलरेडी उन 14 लोगों से झगड़ रहा है जिन देशों का उसके साथ बॉर्डर है। तो ये चीन की एक हमेशा से नीति रही है। खैर, मैं यहां पर ज्यादा नहीं घुसूंगा, मैं आता हूं जस्कर पर्वत श्रृंखला पर। जस्कर जो पर्वत श्रृंखला है, जस्कर पर्वत श्रृंखला सबसे बाहरी हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, और जस्कर पर्वत श्रृंखला इस बाहरी हिस्से पर आप पाएंगे कि
भारत और तिब्बत के बीच की जो एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम यहां पर लास्ट में मान करके चलते हैं, जंस्कर से ही। और अगर आप देखोगे तो जंस्कर का जो पूर्वी छोर है, यहां वाला हिस्सा, तो यहां से तिब्बत के लिए एक रास्ता खुलता है और इस जगह को कहते हैं फातुला दर्रा। फातुला दर्रा। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ गया, दर्रा। पूछा जाता है परीक्षा में कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा का मतलब होता है एक ऐसी संकरी सी जगह जो दो पर्वतों के बीच में हो, है ना। जैसे अगर मैं कहूं इधर भी एक पहाड़ है, इधर भी एक पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक गहरी संकरी सी जगह है। ये गहरी संकरी सी जगह या गहरा संकरा सा रास्ता या गहरी संकरी ऐसी जगह जिसमें से नदी अंदर आती हो, कोई हाईवे अंदर आता हो, कोई रास्ता बनता हो, इसे हम लोग दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो पास का मतलब मैं आपको ये लिख देता हूं यहां पे कि पास का मतलब होता है नैरो गैप बिटवीन टू माउंटेन्स। पास यानी कि दर्रा दो पर्वतों के बीच गहरी व संकरी जगह, है ना। इट्स अ नैरो गैप बिटवीन टू माउंटेन्स। जैसे एक नदी है जिसका नाम है सतलज। आप लोगों ने नाम सुना होगा सतलज का। सतलज जो नदी है ना, वो सतलज नदी एक दर्रे से होकर के भारत में घुसती है जिसका नाम है शिपकिला। अभी शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत आई, फिर हिमाचल प्रदेश में पहुंची, हिमाचल प्रदेश से फिर वो पंजाब में जाती है। तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर सतलज नदी में एक परियोजना है जिसको भाखड़ा नांगल कहते हैं। अच्छा, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग परियोजनाएं हैं। मैं आपको एकदम ध्यान से ये बात सुनिए। माफ कीजिएगा। तो भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग परियोजनाएं हैं। भाखड़ा वाली जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से में है, और जो नागल वाली परियोजना है, नागल वाली परियोजना पंजाब के हिस्से में है। तो ये दो एक खास बातें हैं जो आपको याद रखना है। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं फातुला दर्रे के बारे में। फातुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में सीमा बनाता है। किसके किसके बीच में सीमा बनाता है? ये भारत और तिब्बत के बीच में एक सीमा बनाने का काम करता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जंस्कर को तो हम पढ़ते ही हैं, जितना जंस्कर को पढ़ते हैं। जंस्कर के बाद अब हमारी जो चर्चा है वो चर्चा आएगी हिमाद्री के ऊपर, या जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं उसके ऊपर। अब ये देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए हिमालय का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो हिमालय का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर में एक जगह आती है जिसे कहते हैं नंगा पर्वत। इसका नाम है नंगा पर्वत। पर्वत भी नहीं, पर्वत, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर के ये विस्तार फैला हुआ है जाकर नामचा बारवा तक। नामचा बारवा भारत और चीन में संयुक्त रूप से है, तो इसे नामचा बारवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। नामचा बारवा। अब आप खुद ही देख लो, एक तरफ यहां है जम्मू और कश्मीर, और दूसरी तरफ यहां क्या है? दूसरी तरफ यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। ARPR का मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो जिसको हम लोग पर्वत कहते हैं उसी को यहां पर्वत कहा जाता है। बस कोई खास अंतर नहीं है। जैसे हम लोग किसी पर्वत को पर्वत कहते हैं ना, जिसको हम लोग आमतौर पर आम भाषा में माउंटेन कहते हैं, उसी माउंटेन को जम्मू एवं कश्मीर के निवासियों ने पर्वत कह दिया है। क्या है कि हर जगह की भाषा सेम नहीं होती। जैसे मैं आपको कहूं, मैं जिस बेल्ट से आता हूं उस बेल्ट में लगभग सबसे बढ़िया हिंदी बोली जाती है, और हमारे यहाँ की जो हिंदी है, यदि आप कंपेयर करेंगे बिहार की हिंदी से, यदि आप कंपेयर करेंगे बंगाल की हिंदी से, कंपेयर करेंगे असम की हिंदी से या राजस्थान की हिंदी से, तो जो
उत्तर प्रदेश का अवध बेल्ट है और मध्य प्रदेश का बघेलखंड बेल्ट है। इस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बेल्ट की सबसे अच्छी हिंदी मानी जाती है, क्योंकि यहां की हिंदी में ना आपको कोई रीजनल टोन दिखेगा, ना आपको कोई क्षेत्रीय अलग से बोली दिखेगी, और ना ही आपको कोई यहां पर अलग से किसी भी तरह का क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल दिखेगा। यहां आप पाएंगे एकदम प्योर हिंदी बोली जाती। यहां का लहजा, ऐसे ही लहजा जम्मू कश्मीर का अलग है। तो जम्मू कश्मीर में उस पर्वत के लहजे को पर्वत कह देते हैं। जैसे अगर आप बिहार की तरफ जाएं और पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं, वहां पर कोई भी वाह नहीं बोलता, वहां पर वाह को भी भा बोला जाता है। जैसे अगर वैल्यू बोलना होगा तो वैल्यू को बिहार में वैल्यू बोलते हैं। स्वाभाविक है, झारखंड और बिहार के जो लोग हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उनकी भाषा है, ये उनकी बोली है, तो वैल्यू को वैल्यू बोल देंगे। ठीक है। बस आएगी या बस जाएगी, इस बात को वो पूछते हैं, बस आएगा या बस जाएगा। स्वाभाविक है, ये तो अपनी अपनी भाषाओं का है। तो अलग जगह पर जब आप पर्वत बोलते हैं ना, या जब आप पर्वत बोलते हैं, तो बस आप उसको समझ जाइए, इसके बीच में कोई अंतर नहीं होता। आप लोग भी इतना कॉमन सेंस तो वैसे लगा ही सकते हो दोस्तों। अब देखो, मैं यहां पे ना सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर आपको ले चलना चाहता हूं। यहां देखिए एक जगह है, ये जगह है तिब्बत भी, ये जगह है नेपाल भी, और तिब्बत और नेपाल दोनों जगह पर ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं माउंट एवरेस्ट। इस जगह को माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसको माउंट एवरेस्ट नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। क्योंकि माउंट और माउंटेन या एवरेस्ट जैसे शब्द अंग्रेजों की ही भाषा में होते थे। एवरेस्ट जैसा शब्द कोई हमारी भाषा में तो हो नहीं सकता, हिंदी में, संस्कृत में या अन्य भाषा में। स्वाभाविक सी बात है। अब देखो, बड़ा ध्यान से सुनना, यहां एक और पॉइंट जो हमारा ऐड होता है। माउंट एवरेस्ट की बात जब हम कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाले लोग इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं। यह पूछा हुआ है परीक्षा में कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में सागर माथा और चोमोलुंगमा दोनों थे। तो ऐसे अगर प्रश्न आपको पूछे गए तो आपको परेशानी होगी, परंतु उस परेशानी का इलाज भी है, याद रखना है। अब एक बात और बताता हूं, देखो ध्यान से। 1954 की बात है, 1954 की। आप सभी को पता है कि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो भारत और नेपाल ने मिलकर के एक सर्वे किया, और भारत और नेपाल के किए हुए इस सर्वे में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो हमने पता लगाई वह थी 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ, अभी देखो 2020 में बदलाव हुआ। भारत और भारत के साथ साथ नेपाल जो सर्वे कर रहा था, वो इस बार का सर्वे भारत के साथ ना करके उसने चीन के साथ किया। तो इस बार चीन और नेपाल ने मिलकर के सर्वे किया, और चीन और नेपाल का जो सर्वे था उसमें इन्होंने पाया कि अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो चुकी है। यह बात मैं आपको फिर से करेक्ट कर देता हूं। अगर आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई तो आप 8,848.86 मीटर ही याद रखिए। हालांकि पूछी नहीं जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, इतने सरल प्रश्न भी नहीं आने वाले आपकी परीक्षा में। पर मैं जो सर्वे की बात कर रहा हूं, यह सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट के बारे में 1954 में 8,848 मीटर हाइट पता की गई थी। तो फिर 2020 में चीन और नेपाल के अंतरिक्ष वाले सर्वे से यह पता चला कि उसकी ऊंचाई 8,848.86 यानी 8,848.86 मीटर हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। अब देखो, जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं,
दुनिया की सारी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यहीं पर मौजूद हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर हिमालय और हिंदू कुश को छोड़ दें, यानी इस वाले एरिया को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया में कहीं भी कोई चोटी 7,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची नहीं है। इस हिमालय और हिंदू कुश के अलावा अगर आपको सबसे ऊंची चोटी कोई मिलती है पूरे विश्व में, तो वो एंडीज माउंटेन्स में मिलती है, साउथ अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में एक चोटी है जिसका नाम है अकोंकागुआ। उसकी ऊंचाई 6,959 मीटर है, वो भी 7,000 मीटर नहीं है। लेकिन अगर आप हिमालय हिंदू कुश की चर्चा कर रहे हो, यहां 7,000 मीटर से ज्यादा ऊंची लगभग 100 चोटियां हैं। Hundreds of peaks are there in the combined region of Hindu Kush and Himalayas, which are having more elevation than 7,000 meters. तो सोचो आप, है ना? तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखने हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया था, पहली क्लास में आपको समझाया था कि चूंकि समुद्र बार बार धकेल करके भारत को लाकर यूरेशियाई प्लेट में टकरवाया है, उस वजह से आज भी समुद्र धकेल रहा है और हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। हिमालय की हाइट लगातार बढ़ती रहेगी। आज ये 8,848.86 है। आज से 100 साल बाद हो सकता है ये 8,850 हो चुका हो। आज से 200 साल बाद हो सकता है 8,855 हो चुका हो। ये स्वाभाविक है कि 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष लगभग बढ़ती है ये हाइट। किसी वर्ष ये 1.6 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी वर्ष ये 1.8 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी वर्ष ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर होता आ रहा है। अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ते हुए ये पाएंगे कि ये जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालयन रेंज कहां कहां फैली हुई है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। फिर जम्मू कश्मीर के बाद ग्रेट हिमालयन रेंज आपको कहां दिखती है, तो वह है लद्दाख। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालयन रेंज आपको हिमाचल प्रदेश में दिखती है, और हिमाचल प्रदेश के बाद फिर ये दिखती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और उसके बाद भारत के जिस हिस्से में ये दिखती है वो है सिक्किम, और फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। मतलब जो भारत का अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वहीं पर ग्रेट हिमालयन रेंज है। ठीक है, कहां पर है ये? इन्हीं जगहों पर है। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे पुराने अभी तक 2-3 सेशन जियोग्राफी के नहीं देखे हैं, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास करिए। क्योंकि फिर आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसा कैसे हो रहा था, सर ऐसा क्यों हुआ, जो आपने कहा वो क्यों कह रहे हो। इसके सब के जवाब आपको पुरानी क्लासेस में ही मिलेंगे। तो प्लीज ये 1 तारीख से बैच शुरू हुआ है, उसमें आप इसे अटेंड कर लीजिए अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो दोस्तों, हिमालय का विस्तार कितना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा पर्वत तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक इसका टोटल विस्तार है 2400 किलोमीटर का। इतना ही विस्तार सबका भी है। जो इसके नीचे हिमाचल रेंज है वो भी इतनी है, और इसके नीचे शिवालिक रेंज है वो भी इतनी ही है। क्लियर हुआ? तो कितने किलोमीटर है ये? 2400 किलोमीटर है। अब आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हुए अगर हम ग्रेट हिमालय हिमाद्री की बात करें, तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है। याद रखिएगा, औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हिमालय का कोर किससे बना हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही शानदार था, और मैं यहां पर ऑलरेडी इस पॉइंट को लिख के भी लाया हूं, ताकि आप लोग इसे पढ़ लें और ध्यान से याद रखें कि हिमाद्री या वृहद हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट से बना हुआ है। दोस्तों, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का निर्माण किया गया, और ग्रेनाइट के निर्माण से हिमालय का निर्माण किया गया है। और ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक तरह की चट्टान है। सिंपल है, ग्रेनाइट एक तरह की चट्टान है, और यह ग्रेनाइट चट्टान हमारी ज्वालामुखी गतिविधियों से पृथ्वी के अंदर ही बनती है। जब जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, नीचे की जो धरती है हमारी, नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो जब आपस में टकराती हैं, तो उनके आपस में टकराने के बाद लावा ठंडा होने के बाद ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है।
तो ग्रेनाइट क्या है? तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, ग्रेनाइट, इसके बारे में पॉइंट याद रखें, ग्रेनाइट एक तरह की चट्टान है। चट्टान का मतलब एक तरह की रॉक है। चट्टानों को हिंदी में शैल भी कहा जाता है, तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। आप लोगों के जितने को भी डाउट है प्लीज लास्ट में पूछिएगा। मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूं, आप लोग मानते क्यों नहीं हैं? जैसे आपके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हो, तो क्या आप बीच में अपनी बात लेकर के पहुंच जाएंगे? पहले पढ़ा तो लेने दीजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ तो लेने दीजिए, लास्ट में डाउट पूछिएगा। प्लीज मानिए मेरी बात, मेरा क्या, भगा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने बताई यहां पर बाकी धौलागिरी, कंचनजंगा, ये सब अलग अलग ऊंचाई वाली श्रेणियां हैं हिमाद्री या वृहद हिमालय की। अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, कामेट, ये अलग अलग रेंजेस हैं, याद रखिएगा। अब कामेट रेंज ये कहां पर है? तो यह है उत्तराखंड की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अब आते हैं हिमाचल पर। वृहद हिमालय से थोड़ा नीचे उतरेंगे और वृहद हिमालय से नीचे उतरते हुए हिमाचल की ओर आएंगे। हिमाचल को अगर हम लोग यहां पर समझना शुरू करें तो हिमाचल को हम लोग समझेंगे कैसे? जरा ऐसे, ये देखिए ये जो हिमाचल का हिस्सा है, ये देखिए जैसे ये गुलाबी वाली आपको वृहद हिमालय की श्रृंखला दिख रही है ना, ग्रेट हिमालयन रेंज, इसी ग्रेट हिमालय रेंज के पैरेलल ही पूरी की पूरी हमारी लेसर हिमालय रेंज भी फैली हुई है। अब देखो यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर के ये लेसर हिमालय इस तरह से उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और भूटान से होते हुए ये फैली हुई है हमारे अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। देखो ये वाली है लेसर हिमालय, इसी को कहा जाता है हिमाचल रेंज, इसे कहते हैं हिमाचल श्रृंखला। जरा ध्यान से देखिए, और ये जो हिमाचल श्रृंखला है, हिमाचल श्रृंखला को हम थोड़ा सा विस्तार में ऐसे भी समझेंगे कि हिमाचल श्रृंखला में कौन कौन से अलग अलग पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। मैं बताता हूं उनका, जो एक मैप के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, ताकि ये क्लैरिटी मिले। देखिए ये भारत का हिस्सा आप देखते हो। भारत में अगर आप ये लेसर हिमालय की बात हम लोग कर रहे हैं, लेसर हिमालय या इसे ही कहा जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय का एक और नाम मैंने आप सभी को बताया, लघु हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है। तो यहां पर एक शब्द हमारे पास और है हिमाचल रेंज के नाम से, इसे ही कहते हैं हिमाचल श्रृंखला। देखिए सबसे पहले हिमाचल श्रृंखला का जो सबसे ऊपरी पोर्शन है जम्मू एवं कश्मीर में फैला हुआ, इस जम्मू एवं कश्मीर में फैले हुए पोर्शन को कहा जाता है पीर पंजाल। इसे पीर पंजाल श्रृंखला कहते हैं, पीर पंजाल श्रृंखला या इसे पीर पंजाल रेंज कहा जाता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि पीर पंजाल रेंज पर ही बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें हैं कश्मीर की। जानते हो कौन कौन सी? जैसे सबसे पहले आप सभी को पता होगा एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना की थी सम्राट अशोक ने, और उस शहर का नाम है श्रीनगर।
श्रीनगर जो जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी के रूप में भी काम करता है, वो श्रीनगर इसी पीर पंजाल श्रृंखला पर ही है। और बताता हूं आपको, खूबसूरत खूबसूरत से हिल स्टेशन हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि हिल स्टेशन क्या होते हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो हिल स्टेशन गर्लफ्रेंड से पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो काफी दुख की बात है। मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था आपके जीवन में। फिर आते हैं आदर्शवादी लोग, अरे मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। ठीक है भैया, पढ़िए। हिल स्टेशन मैं बता देता हूं क्या होते हैं। हिल स्टेशन वो जगह होती हैं जो पहाड़ों पे खूबसूरत सी जगह हैं, और इन पहाड़ों पे खूबसूरत सी जगहों पे इंसान आमतौर पर अपनी बेटर हाफ के साथ घूमने जाता है, कई बार दोस्तों के साथ भी। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। हिल स्टेशन जो है, हिल स्टेशन में जो दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं ना, खूबसूरत खूबसूरत सी जगह होती हैं, उनमें से एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है गुलमर्ग। और दोस्तों ये गुलमर्ग नाम का हिल स्टेशन भी इसी पीर पंजाल श्रृंखला पर ही है। एक और हिल स्टेशन है जिसका नाम है सोनमर्ग। ये सोनमर्ग नाम का हिल स्टेशन भी इसी पीर पंजाल श्रृंखला पर ही है। और एक और खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत सी जगह है, जिसका नाम है पहलगाम। तो ये पहलगाम और बाबा बर्फानी जो अमरनाथ है, वो सब इसी पीर पंजाल रेंज पर ही है। क्लियर हुआ? अब देखो, इतने के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि भाई इसके नीचे कौन सी श्रृंखला है। तो इसके नीचे जो श्रृंखला है ना, इसके नीचे की श्रृंखला को हम लोग कहते हैं धौलाधार रेंज। ये देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर के और ये फैली हुई है, या मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को पॉइंट में दिक्कत ना हो। ये देखिएगा, ये जो इसके नीचे फैली हुई है ना, इसको हम लोग कहते हैं धौलाधार रेंज। धौलाधार श्रृंखला ये भी है इसी खूबसूरत से लेसर हिमालय का ही हिस्सा। और धौलाधार श्रृंखला जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में है। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू और हिमाचल, तो जम्मू व हिमाचल मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों में है थोड़ा थोड़ा। मुख्यतः तो लद्दाख वाले हिस्से में, क्योंकि जम्मू का हिस्सा थोड़ा अब साइड में हो गया है। परंतु फिर भी धौलाधार श्रृंखला की खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत खूबसूरत सी जगह यहां पर है धौलाधार में। और हिमाचल की जो खूबसूरत सी जगह हैं उनमें अब आप फिर से कहोगे कि हाँ सर, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, पार्वती वैली, कुल्लू मनाली भी हिल स्टेशन है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सब इसी धौलाधार पर ही है। और तो और ये धौलाधार और नीचे की तरफ उत्तराखंड की तरफ भी आती है, और उत्तराखंड की तरफ जो मसूरी जैसे हिल स्टेशन हैं वो सब इसी पर हैं, नीचे लेसर हिमालय पर। ठीक है, तो याद रखिए। अच्छा, नीतू कह रही है सोलान वैली, सोलान घाटी जो है वो शिवालिक में है। ऑनेस्टली बताएं आपको, चंडीगढ़ से जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो सोलान वहीं पे पड़ता है। सोलान का हिस्सा और शिमला से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो लगभग शिवालिक की श्रेणी में आ जाता है। शिमला तक का जो हिस्सा है, शिमला भी इसी धौलाधार रेंज यानी कि लेसर हिमालय का ही हिस्सा है। तो कुल्लू मनाली जैसी खूबसूरत सी जगहें हो गई, और उसके बाद तो है ही। लेकिन दोस्तों पता है इसका एक विस्तार है, जो विस्तार गया है नेपाल की तरफ भी। और ये याद रखिए कि लेसर हिमालय का जो नेपाल में विस्तार है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे महाभारत रेंज कहते हैं, महाभारत रेंज। तो नेपाल में इसे महाभारत श्रृंखला कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में, यह भी याद रखिएगा, महाभारत श्रृंखला। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये फला फला जगह कौन सी रेंज पर है। क्लियर रहेगा ना सभी को? ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से जो सारे के सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चल रहे हैं। अभी देखना, आपको मैं कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ बता देता हूं। जो हिमाचल की बात है, हिमाचल की भी लगभग लंबाई वही 2400 किलोमीटर। भाई ग्रेट हिमालय जितना है उतना ही लेसर हिमालय भी होगा।
ऊंचाई जरूर आप याद रखिएगा, महाभारत है, धौलाधार है, पीर पंजाल है। अच्छा हाँ, एक और नाग टिब्बा, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, ये जो नीचे उत्तराखंड का हिस्सा है, यहाँ पे रह गया था यार, ये उत्तराखंड में है नाग टिब्बा। उत्तराखंड का ये हिस्सा नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा कभी घूमने के लिए जाओ ना, तो नाग टिब्बा पर आपको खूबसूरत सी जगह मिल जाएगी जिसको कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स। आपने पढ़ा है? ये क्या है? ये बंद कैसे हो गया यार? वेट अ सेकंड, हाँ देखते हैं, शायद रिट्रीव हो जाए, माफ कीजिएगा। हाँ, ओके अजी, रूट करके कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हाँ, ये आ गए नाग टिब्बा पे वापस। ये देखिए, तो चलिए नाग टिब्बा पे चर्चाएं होंगी अभी। नाग टिब्बा पे एक खूबसूरत सी जगह है जिसको कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, और आप लोगों ने पहाड़ों की रानी से नाम से मशहूर, पहाड़ों की रानी, और पहाड़ों की रानी क्या है? पहाड़ों की रानी है मसूरी। इन्हीं पहाड़ों पर तो है ना, तो मसूरी को ही कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आप कभी देहरादून घूमने के लिए जाएंगे, अगर आप में से कोई देहरादून का होगा तो वो इस बात से हमारे एग्री भी करेगा। देहरादून में बहुत मस्त कॉलेज है जहां पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई थी। एफआरआई बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान उसको बोलते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बगल में एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही शानदार एक एक जगह है जिसका नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो आईएमए और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून, ये दोनों अगल बगल हैं। और जब आप एफआरआई की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे या आईएमए की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे, तो आईएमए के पीछे देखोगे ना, तो आईएमए के पीछे पूरा मसूरी के पहाड़ आपको दिखते हैं, या एफआरआई के पीछे पूरे मसूरी के पहाड़ दिखते हैं। और उन मसूरी के पहाड़ों को जब आप पीछे देख रहे होगे, उसके ऊपर है एक जगह है जिसको कहते हैं LBSNAA, लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसको, लबासना। लबासना कहाँ है दोस्तों? आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है एक जगह पर जिसका नाम है मसूरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और जितने लोग मसूरी की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं पाप लगेगा आपको, देख के तो कम से कम गलत मत लिखिए, मसूरी लिखिए इसे। खैर ये है ना, जितने लोग गलत लिख रहे हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग चूंकि चर्चा के दौरान ही थे, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, महाभारत, धौलाधार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा वगैरह वगैरह। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि सर महाभारत कहने के पीछे कोई विशेष लॉजिक? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी किसी चीज का नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ये पुराने समय से ही नाम चले आ रहे हैं। महाभारत नाम इतना पुराना है कि तब जब हमारे भारत की सभ्यताएं कुछ खास नहीं थी, तब भी महाभारत नाम था। नेपाल में भी चूंकि हिंदू धर्म ही है और वहां का मुख्य धर्म भी हिंदू धर्म ही है, नेपाल के लोगों ने उसे महाभारत कहना शुरू कर दिया होगा, और चूंकि पुराने समय से लोग उसे महाभारत कहते आए, तो लोगों ने अभी तक वो नाम जारी रखा। ऐसा ही होता है, कुछ उसके पीछे हाँ लड़ाई वड़ाई नहीं होती, या उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि वो नाम रखने के लिए कोई मौसम विभाग नहीं है जो नाम रखेगा कि अब अगला साइक्लोन आएगा तो उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है। मध्य हिमालय में कांगड़ा, कश्मीर, कुल्लू आदि के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य हिमालय में सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, एक दो नैनीताल भी है, दार्जिलिंग भी है, रानीखेत भी है, शिमला भी है। दार्जिलिंग, आपको पता है दार्जिलिंग कहाँ है? नैनीताल कहाँ है? नैनीताल कुमाऊं में है। कुमाऊं, कुमाऊं मतलब यूके, उत्तराखंड में। दूसरा कौन था भैया?
दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये भी लेसर हिमालय में ही है। रानीखेत जो है, रानीखेत भी उत्तराखंड में ही है, यूके में। शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला तो हिमाचल की राजधानी है। शिमला विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना? वेट, शिमला समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है। गर्मियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है और ठंडियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है धर्मशाला। मैं उल्टा बोल गया था गलती से। क्या होता है कि शिमला के रास्ते बर्फबारी की वजह से कई बार जाम हो जाते हैं, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई ठंड में धर्मशाला पहुंचना ज्यादा सरल है बजाय शिमला पहुंचने के। अब चूंकि राजधानी के काम तो रुक नहीं सकते, तो राजधानी को शिफ्ट करते रहते हैं लोग गर्मी ठंडी में, ऐसा इनका लॉजिक है। आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां शिवालिक पर्वतमाला है, और शिवालिक पर्वतमाला को जब हम समझना शुरू करते हैं तो लघु हिमालय की बातें करते हैं, लघु हिमालय को समझते हैं, और उसी के जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी के अंडरस्टैंडिंग को हम लोग। शिवालिक का पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो इसका पुराना नाम हुआ करता था उपगिरी, ये पूछा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं कोशिश करूंगा, उत्तराखंड का नक्शा यहाँ पे पड़ा होगा मेरे स्क्रीन पर, तो मैं उत्तराखंड का मैप जरूर यहां से उठाऊंगा और उत्तराखंड का मैप उठा करके आपको उसके बारे में समझाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, दून और द्वार समझने की जरूरत है आपको, कि दून क्या होता है और द्वार क्या होता है। पूर्वी हिस्सा द्वार है और पश्चिमी हिस्सा दून है। तो द्वार और दून, रुकिएगा मैं एक मैप लेकर के आता हूं और उस मैप से आपको बाकायदे समझाता हूं। अरे इसको क्या समस्या है भाई? रुकिएगा, हाँ, बस इसको हम यहां ले आए हमारे नोट पर, और ये अब इसको समझना शुरू कर देंगे। यहां पर दून और द्वार समझना जरूरी है। आपको पता है उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड दो भागों में है। ये जो उत्तराखंड का आप नक्शा देख रहे हो, उत्तराखंड के नक्शे में आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। यहां पर ना एक बॉर्डर है, नैनीताल जिले से लेकर के, अल्मोड़ा जिले से लेकर के, और ये बॉर्डर बागेश्वर जिले से लेकर के, और ये बॉर्डर कहां तक जा रहा है? ये बॉर्डर देखिए जा रहा है पिथौरागढ़ जिले तक। ठीक है, अब आप देखिए उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। इन 13 जिलों में से 7 जिले ऊपर के हैं और 6 जिले नीचे के हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों को कहा जाता है कुमाऊं। क्या कहते हैं इनको? तो दोस्तों याद रखिए, इनको कुमाऊं कहा जाता है, इनको कुमाऊं क्षेत्र कहते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा जो एरिया है, वो दूसरा एरिया क्या है? तो देखिए ध्यान से, दूसरा वाला ये जो एरिया है, इसको गढ़वाल कहा जाता है। ये जो आप केदारनाथ और बद्रीनाथ वगैरह देखते हो ना, ये केदारनाथ और बद्रीनाथ आपको यहां उत्तरकाशी और चमोली के क्षेत्र में दिखते हैं। बहुत ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है बाबू, बहुत ऊंचाई पे। ये चामोली जिला है, ये उत्तरकाशी जिला है। चामोली और उत्तरकाशी जिले में यहां केदारनाथ और बद्रीनाथ वगैरह मिलेंगे। ठीक है, पौड़ी तो एक जिला है, इधर नीचे जिला नहीं है, मतलब पौड़ी एक जगह है, पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं उसको। तो गढ़वाल और कुमाऊं दो भागों में बटा हुआ है। अब देखिएगा, अगर आप इसको बड़े ऐसे आसानी से देखना शुरू करें, तो आप पाएंगे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब ईस्ट और वेस्ट में ये कंफ्यूजन होता है कि ये द्वार और दून क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द्वार एंड दून्स? तो सबसे पहले आप यूं समझो,
यहां पर एक लॉजिक समझो और उस लॉजिक के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड फैक्ट बता देता हूं। देखो, शिवालिक और हिमाचल, देखिए जो ढलान वाला एरिया होता है उस ढलान वाले एरिया को क्या कहेंगे? घाटी, है ना। ढलान वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? ढलान वाले एरिया को घाटी कहते हैं। और ये जो ढलान वाला एरिया घाटी है, ये शिवालिक और हिमाचल के बीच की जो घाटी है उसको हम लोग कहते हैं दून और द्वार के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि शिवालिक और हिमाचल बीच की घाटी क्या कहलाती है? तो शिवालिक और हिमाचल के बीच की घाटी कहलाती है, शिवालिक और हिमाचल के बीच की घाटी को हम लोग कहते हैं दून और द्वार। अब ये जो दून द्वार में देखना, यहां पर हिमाचल रेंज है, यहां पर शिवालिक है नीचे की तरफ। जो शिवालिक और हिमाचल के बीच में घाटी वाला क्षेत्र है ना, ये वो घाटी वाला क्षेत्र, ऐसे समझो ये हिमाचल है और ये शिवालिक है। अब ये हिमाचल और शिवालिक के बीच में ये घाटी वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उन घाटी वाले क्षेत्रों को, वैली वाले एरियाज को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे हरिद्वार, कोट द्वार, जैसे देहरादून, हर की दून। तो ये दून और द्वार, ये जो दो शब्द है ना, ये दो शब्द वास्तव में घाटी बताते हैं। और घाटी भी कहां की? जो उत्तराखंड की घाटियां हिमाचल और शिवालिक के बीच की हैं। अब यही याद रखना है आपको कि कौन सी दिशा वाले को दून कहते हैं और कौन सी दिशा वाले को द्वार कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओपन वैली बिटवीन शिवालिक एंड हिमाचल इज कॉल्ड दून एंड द्वार। ठीक है, अब चलिए अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइएगा जल्दी कि कौन सी दिशा में कौन सा है। जैसे दून कौन सी दिशा में है और द्वार कौन सी दिशा में है। तो द्वार जो है, द्वार कौन सी दिशा में है? What are the directions of दून एंड द्वार formed in Himalayas? ना, तो बिल्कुल एकदम सिंपल से आपको लॉजिक याद रखने हैं और आप हो सके तो इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर एक बार लिख भी लीजिएगा तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि हमारे नोट्स में ना थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये नोट्स में आप आगे की तरफ जाओगे तो मैं इसको थोड़ा सा सुधारना चाहता हूं। कहाँ चला गया? यहाँ पे कहीं पे तो लिख दिया था मैंने। कहाँ चला गया? वेट अ सेकेंड, हाँ रुकिएगा रुकिएगा। दून वैली जो है ना, दून वैली थोड़ा ज्यादा बड़ी है और इस पीडीएफ में शायद मैंने सुधार दिया है, इसको मैं थोड़ा सा सुधारा है, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आया है ना, when rivers would cut their courses through lakes composed of conglomerate deposit, the lakes were drained away, leaving plains behind dunes in the west and duars in the east। हाँ ये लिखा हुआ है, ये गलत है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधारना है और वो क्या है? वो ये है कि द्वार जो है, द्वार वास्तव में वेस्ट में है, ये पश्चिम दिशा का है, ठीक है। और दून जो है, ये दून ईस्ट दिशा का है या नहीं? फटाफट बताइए। द्वार जो है वो वेस्ट दिशा का है और दून जो है वो, द्वार वेस्ट का और दून ईस्ट का। तो यहां पर इसको सुधारना है, ये गलती से मैंने लिखा हुआ था। एक बार एक स्टूडेंट ने अच्छा खासा इसको ध्यान दिया था, क्योंकि ये है ना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा
कि जो दून है, द्वार है, द्वार कहाँ है? द्वार वेस्ट में, और जो दून्स हैं, दून्स ईस्ट में, ये यहाँ पे। और दून और द्वार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जो दून के एग्जाम्पल हैं, इनमें से देहरा दून, इनमें से हर की दून, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। और जो द्वार हैं, द्वार के एग्जाम्पल भी हरिद्वार और कोट द्वार, ये आपको एग्जाम्पल सुनने में आते हैं। हरिद्वार और कोट द्वार, देहरादून और हर की दून है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो दून ईस्ट और द्वार वेस्ट में मौजूद हैं। ये यहां पे गलत है। ये पूर्व में द्वार से लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे भी गलत है। रुको, इसको भी सुधार दें यार, ये पता नहीं गलत कैसे हो गया है। मैं इसको ऐसे ही सुधार दूंगा बाकायदे। अब इसमें जानते हो कैसे याद करना? अगर मान लो आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि द्वार वेस्ट में है और दून ईस्ट में है, तो आप ऐसे याद रखिए, दूनी। तो दूनी का मतलब दून ई, तो दून ईस्ट में, ऐसे याद रखिएगा, दूनी, दून ई। तो आपको DW अपने आप याद आ जाएगा कि द्वार वेस्ट में ही होगा। क्लियर हो गया ना? तो दूनी, तो यहां जो मैंने आपको बताया ये एकदम क्लियर रखिएगा। पूर्व में दून और पश्चिम में द्वार, दूनी। हाँ, प्रवीण कह रहे हैं कि सर किसके रिस्पेक्ट में ये जो है ईस्ट वेस्ट है? तो ये ईस्ट और वेस्ट जो है, ईस्ट और वेस्ट रिस्पेक्ट में है डायरेक्शन के। कौन सी डायरेक्शन? आप डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ साउथ जो भी हमारी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट जो भी हमारी डायरेक्शन है। अब हम चूंकि चर्चा किसके बारे में कर रहे थे? चर्चा हम कर रहे थे हमारे इस उत्तराखंड के हिस्से के बारे में। तो अब अगर आप देखोगे द्वार वाले हिस्से को और दून वाले हिस्से को, तो आप यहां से ऐसे देखो। अगर आप देखो इस वाले हिस्से में ये दून का हिस्सा है, गढ़वाल तक का हिस्सा, और अगर आप देखोगे यहाँ कोट द्वार और हरिद्वार वगैरह आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। तो ये द्वार वेस्ट की तरफ आपको दिख रहा है और दून ईस्ट की तरफ आपको दिख रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, और यहां पर हमने इसको मेंशन भी किया है कि पश्चिम में द्वार और दून ईस्ट में। क्लियर है? हाँ, रोहित कुमार एक डाउट पे पहुंचे हुए हैं कि दलाई लामा कौन है? तिब्बती धर्मगुरु हैं भाई, तिब्बत के धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। दलाई लामा, उनको भारत ने शरण दी हुई है। हाँ, अरे काफी समय बीत गया है। ओके। और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो एक बार पूछ लो। हम भी इसकी और भी क्लासेस करवाएंगे। आप तो अभी फिजियोग्राफी में हम लोग जुड़े ही हुए हैं। आज हमारी चौथी क्लास हो गई फिजियोग्राफी की, या तीसरी क्लास है ये? मेरे ख्याल से तीसरी क्लास है। ठीक है। चलो, तो दोस्तों फटाफट, हाँ दीपांशु, याद नहीं रहता कैसे याद करें? हमको समस्या आ रही पढ़ने में। ये आपकी समस्या है दोस्त, ये मेरी समस्या नहीं है। अब याद नहीं रहता तो कैसे याद करोगे? पढ़ पढ़ के याद करोगे। एक बार फिर से पढ़ लो। जैसे बचपन में हमें खाना खाना नहीं आता था, तो खाना खाना है ना, खाना खाना नहीं आने की स्थिति में हम खाना खाना सीख लेते थे ना, वैसे ही है ये। मेरा काम है आपको थाली परोस के देना, आपको ये बताना नहीं है मेरा काम कि आप खाना कैसे खाओ। आप खा लो ना अपने हिसाब से। आपको रोटी पहले खानी है, आप रोटी पहले खाओ। चावल पहले खाना है, चावल पहले खाओ। है ना, इट्स अप टू यू। ग्रेनाइट का कलर ब्लैक क्यों होता है? जरूरी नहीं कि हर ग्रेनाइट ब्लैक ही हो। जो ऑब्सीडियन टाइप के ग्रेनाइट होते हैं वो ब्लैक होते हैं। हाँ, अंशुमन कह रहा है विल शिवालिक रेंज एंड हायर हिमालयन हिल्स कैन बी एग्जांपल फॉर दून एंड द्वार? नो, इट इज द वैली बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिक, दून एंड द्वार के नाम से। रिकॉर्डेड क्लास शो होगी हिमांशु दिवाकर। आप जब इस क्लास को बैक करोगे, इस बैक के ऊपर ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी शो होंगी, इसी बैच में शो होंगी। ठीक है। हाँ, पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ आपको कहां पर शो होगा?
पीडीएफ आपको शो होगा सीधे जहां पर आप वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन देखते हो, उसी के जस्ट नीचे 2 मिनट बाद पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों,